हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने डीपीएसपी वाले चैप्टर की डिस्कशन को। और इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट टॉपिक फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस तरीके से क्लासीफाई होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होती है डीपीएसपी की, ठीक है। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में ये आपका सर घुमा सकता है। अगर आपको ये अच्छे से याद नहीं है ना, इस टॉपिक के लिए मैं आपको सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि इसके अंदर वैसे तो हर टॉपिक यूपीएससी का यही है, रिवीजन मांगता है, लेकिन इसके अंदर रिवीजन आपकी मस्ट है। क्यों? ये आपके लिए ऑल और नन प्रिंसिपल बनकर रह सकता है एग्जाम के अंदर। या तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आता होगा या बिल्कुल ही नहीं आता होगा। ऐसा क्यों, अभी आप समझ जाओगे थोड़ी देर में। पहली बात तो याद रखना, ये जो हम मयूर, श्रीकांत और श्रेया क्लासिफिकेशन जो डीपीएसपी की पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी डीपीएसपी को क्लासिफाई नहीं कर रखा। यानी कि संविधान निर्माता मयूर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कभी भी कोई क्लासिफिकेशन करके नहीं गए हैं। समझ रहे हो मतलब श्रेया, कि डीपीएसपी इस बास्केट के अंदर आते हैं, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, इस टाइप के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, एक टाइप इनका ये है, दूसरा टाइप इनका ये है, एक कैटेगरी ये है, दूसरी कैटेगरी है। ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा नहीं बोला गया है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ना श्रेया, कि हम लोग पहले उस टॉपिक को पूरा पढ़ लेते हैं लक्ष्मीकांत में से, बाद में राइटर बोलता है ऑल्दो दिस टर्म हैज़ नोवेयर बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो डीपीएसपी के कंटेक्स्ट में मैं ये बोल सकता हूँ, दिस क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन हैज़ nowhere been done in the constitution or by the constitution makers। यानी कि श्रीकांत, जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं डीपीएसपी की, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी गिवन नहीं है। लेकिन श्रेया, फिर आपको क्यों लगता है ऐसा? फिर हमने क्यों कर दी क्लासिफिकेशन? ये टॉपिक को तो फिर हमें फाड़ देना चाहिए लक्ष्मीकांत की किताबों से। नॉनसेंस चीज़, जब संविधान निर्माता खुद करके नहीं गए तो हम कौन होते हैं क्लासिफिकेशन करने वाले? फाड़ दो इसको। बताओ मयूर। ये तो तुम नीचे वाली लाइनें देखकर बोल रहे हो। अरे पहले पढ़ चुके हो क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो तुम देखकर बोल रहे हो। ये नहीं है। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स करके नहीं गए थे तो बाद में क्यों कर रखी है? इस पे इन जो ये जो क्लासिफिकेशन वाला ये जो पेजेस हैं, इसको लक्ष्मीकांत से उखाड़ के फेंक दो। क्यों श्रेया, फाड़ दें? क्यों नहीं फाड़े? फिर बताओ, क्यों प्यार है बुक से? सोच समझ के करा होगा। आज क्या हो गया तुम्हारी एक्सप्लेनेशन को? बड़ी फिलोसफिकल हो रही है एक्सप्लेनेशन। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो क्या है, जब डीपीएसपी को ध्यान से पढ़ा जाता है, ऑटोमेटिकली हमें ना कुछ कैटेगराइजेशन देखने को मिल जाती है। यानी कि डीपीएसपी जो है उनकी भी एक लिस्ट तो होगी ना कोई मयूर, श्रेया, है ना, कि ये एक डीपीएसपी होगा, ये दूसरा डीपीएसपी होगा, या तीसरा होगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पर कोई डीपीएसपी है, 3 डीपीएसपी यहाँ पर फॉर एग्जांपल, और 3 हम लोग एग्जांपल के तौर पर इनको मान लेते हैं। मान लो कि हम नॉट डीपीएसपी को ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं। हमें ये समझ में आता है कि डीपीएसपी के अंदर ना किसी प्रकार की, हर एक डीपीएसपी के अंदर किसी ना किसी प्रकार की हमें फिलॉसफी देखने को मिलती है। वो डीपीएसपी किसी ना किसी एक स्कूल ऑफ थॉट के साथ कनेक्टेड है। श्रेया, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्कूल ऑफ थॉट? फिलोसफिकल चीज़ होती है वैसे ये। जब भी हम किसी चीज़ों को, सेम थिंकिंग को कैटेगराइजेशन कर देना, तो उसको कहा जाता है स्कूल ऑफ थॉट। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारी कोई थिंकिंग श्रेया मैच करती है, एंड मयूर आपसे मेरी कोई थिंकिंग मैच करती है, तो उस थिंकिंग को लेकर हमारा एक स्कूल ऑफ थॉट होगा। फॉर एग्जाम्पल श्रेया, हम औरतों के बारे में क्या सोचते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। मयूर, हम टॉपिक्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्या सोचते हैं। हम श्रीकांत, नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ जो हमारे देश में हैं या फिर रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये सब कुछ स्कूल ऑफ थॉट है ना।
स्कूल ऑफ थॉट श्रेया हमारा बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैच भी कर सकता है, और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि आपकी और मेरी थिंकिंग तो मैच कर रही है, लेकिन उनकी थिंकिंग हम दोनों से मैच नहीं कर रही, या फिर हमारी थिंकिंग उनसे मैच नहीं कर रही। हो सकता है ना ऐसा? अब जब डीपीएसपी को अगर हम लोग एक अच्छे से पढ़ें और समझें, तो हमें डीपीएसपी के कंटेक्स्ट में दोस्तों ये समझ में आएगा कि डीपीएसपी के अंदर कुछ फिलॉसफी एंड स्कूल ऑफ थॉट रिफ्लेक्टेड है ऑटोमेटिकली। कुछ बात करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पर, कुछ बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स पर, एंड कुछ डीपीएसपी बात करते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पर। ठीक है, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल या सोशलिस्टिक फिलॉसफी क्या होती है? कैन एनीवन मेक मी अंडरस्टैंड दिस? श्रेया, मैंने बताया था आपको कोल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में, थोड़ा सा हिंट दिया था इसका। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कुछ कुल मिलाकर, अगर मैं इकोनॉमिकली अगर ऐसा बोलूं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसका डिसीजन मेकर कौन होता है? गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, सोशलिज्म कम्युनिज्म में कब बदल जाता है? जब सरकार क्या करने लगे? सेक्टर नहीं, आपकी प्राइवेट लाइफ के अंदर एंटर करने लगे। आपके धर्म को आप क्या पहनोगे, क्या करोगे, इसको डिटरमाइन करने लगे, है ना? सरकार का रोल सिर्फ यही होना चाहिए ना, नेशन स्टेट यानी कि देश को और इकोनॉमी को कंट्रोल करे अपने हिसाब से। प्राइवेट लाइफ के अंदर एंटर करना यानी कि आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी को हानि पहुंच सकती है, उससे वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, राइट? गांधीयन प्रिंसिपल क्या? यस, जो भी प्रिंसिपल्स गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट पर हो, है ना? ठीक है। श्रीकांत, ये भी सच्चाई के रखवाले थे हमारे देश में। ये सच्चाई के रखवाले थे हमारे देश में। श्रेया, वो कह रहा क्या सर? सच की राह पर चलते थे ये, है श्रीकांत? मतलब झूठे थे आप ये कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सच्चाई की राह पे चलते थे। अच्छा, श्रेय, इनके जैसे एक और चलते थे सच्चाई की राह पे, कौन? अम्बेडकर जी, है ना? एंड व्हाट डू यू मीन बाय लिबरल इंटेलेक्चुअल थिंकिंग? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ श्रीकांत, सोशलिज्म से जो बिल्कुल अलग हो? यहां पर किसकी इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है? गवर्नमेंट की। इधर नो इंटरफेरेंस। प्राइवेट इंडिविजुअल्स विल डिसाइड ना व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। एंड इज देयर फ्रीडम एंड लिबर्टी इन योर थॉट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन? यस। और अक्सर आपको एक चीज़ सोचकर परेशान करती होगी ना श्रेया, कभी आपने गौर फरमाया हो, बहुत बार मन ने पूछा होगा आपके, कभी अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कि कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना सर लिबर्टी और फ्रीडम के बीच में, है ना? अगर ये दो टर्म सेम ही होती तो फिर ये अलग अलग क्यों बनाई जाती? कुछ तो मतलब होता ही होगा। डोंट वरी श्रीकांत, हम इसको अपने PSI और ऑप्शन के अंदर बहुत अच्छे से डील करेंगे। एंड पता है सबसे बेसिक जो डिफरेंस है श्रेया लिबर्टी और फ्रीडम के बीच में कहाँ दे रखा है? 11th क्लास की वही पॉलिटी की बुक, नॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, लेकिन एक और दो बुक्स होती हैं 11th क्लास में, पॉलिटिकल थ्योरी, उसके अंदर दे रखा है। एंड इससे क्वेश्चन निकलते हैं, क्योंकि मयूर साल 2021 के अंदर, नहीं 2020 के अंदर UPSC ने गांधी और मार्क्स की आइडियोलॉजी को कंपेयर करके क्वेश्चन पूछ लिया था, एंड वो उसकी बुक से लिया गया था। बहुत सारे लोग श्रेया क्लेम करने लग गए थे कि ये एक वाला क्वेश्चन तो UPSC फालतू में डाल दिया प्रीलिम्स के अंदर, इसको तो सिर्फ PSI और ऑप्शनल वाले ठीक कर सकते थे। नहीं जी, जिसने पॉलिटी की NCERT पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रखी है वो भी सॉल्व कर सकता था। ठीक है, अब सबसे पहली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि जो इकोनॉमी की कमान है और देश की कमान है वो किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में।
ये बेसिकली ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट किस प्रकार से बने, उसका निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, इसके लिए एक ये फ्रेमवर्क ले डाउन करते हैं। और इन प्रिंसिपल्स का एम ये है, संविधान निर्माताओं ने इसको इसलिए डाला था ताकि हमारे देश में इन प्रिंसिपल्स के थ्रू सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करा जा सके। मुझे क्या बताओ, ये जो दो प्रकार के जस्टिस हैं, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, इनके बारे में कहाँ गिवन है संविधान में? शाबाश, क्या बात है, सारे काजू बादाम आज तुम ही खाकर बैठी हुए हैं। प्रियम्बल के अंदर गिवन है, याद है एक मोटा सा बोल्ड में लिखा रहता है जस्टिस, फिर उसके प्रकार है ना, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, है ना। एंड ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि वेलफेयर स्टेट की तरफ लेकर जाने का काम करते हैं, इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाने का काम करते हैं। अब एक चीज़ आपको तंग कर रही होगी अभी कि सर कल तो आप इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि ओवरऑल जो डीपीएसपी है उनको डाले इसलिए गया था कि वेलफेयर स्टेट बन सके हमारा देश, राइट। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो कैटेगराइजेशन है जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी गिवन नहीं है, लेकिन कुछ डीपीएसपी जो है, वैसे तो सारा का सारा डीपीएसपी का ओवरऑल मकसद यही है कि वेलफेयर स्टेट बनाना। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम मासेस? मैं मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं? मैं यहां पर 100% मासेस क्यों नहीं बोल रहा? हमेशा कभी किसी का 100% भला नहीं हो सकता। मैंने बताई थी ना वो रिश्तेदार वाली बात, हर कोई खुश नहीं हो सकता आपसे कभी भी, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम मासेस। अब देखो कहां पर कौन किसमें रिसोर्सेज की बात आ जाती है। नहीं, वेलफेयरिज्म हर चीज़ से रिलेटेड होता है कि आपकी लिबर्टी, आपकी स्माइल, आपकी फ्रीडम, आपके पास कितने राइट है, आप किससे शादी कर सकते हो, कौन सी धार्मिक संस्था कौन सी धार्मिक संस्था जा सकते हो, मटेरियल लाइफ आपको व्यतीत करनी है, आप कितना पैसा कमा सकते हो, मतलब। और सरकार बेसिकली आपके ऊपर कितना खर्चा कर रही है। और वेलफेयर के अंदर देखो, ये तो सरकार के पर्सपेक्टिव से हम लोग वेलफेयर बोलते हैं। वेलफेयर तो तब भी होता है कि भाई चलो तुम नहीं कर रहे हो तो कम से कम लिबर्टी तो दे दो कि मैं अपना वेलफेयर खुद कर सकूँ जैसे करना है। अब हालांकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे के सारे डीपीएसपीस ये इस तरफ एम करते हैं श्रीकांत कि इंडिया कैसे वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर सोसाइटी बन सके। लेकिन श्रेया, सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं या वो डीपीएसपीस जिनकी टोन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स वाली है, ये उन सारे डीपीएसपीस में से ये प्रमोट करते हैं वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को, ये लेकर जाते हैं इंडिया को टुवर्ड्स द पाथ ऑफ वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे डीपीएसपी हैं देखते हैं। आर्टिकल 38, इसका एम ये है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर, जिसके अंदर एक फ्लेवर मिक्सड हो ऐसे जस्टिस का जो कि 3 ग्राउंड्स में इंश्योर करा जाए सबको: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद जो असमानताएं हैं समाज के अंदर, हमें उनको रिड्यूस करना चाहिए डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के बीच में। अब सामाजिक असमानताएं जो होती हैं, इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं, वो लोगों के बीच में किस प्रकार से डिफर करती हैं? इनकम की टर्म्स में, स्टेटस की टर्म्स में, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं नागरिकों को और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल, ठीक है। इस आइडिया को हमें बूस्ट करना है, इस आइडिया को हमें प्रमोट करना है। तो ये जो सेकंड प्रोविजन है, अब सेकंड प्रोविजन कौन सी है? ये वाली, कहाँ गया ये लिखा हो ना एंड के बाद, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन दीज 4 एरियाज: इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। इसमें 2 बातें हैं अगर आप देखो ध्यान से। एक ये प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उनको जस्टिस सिक्योर करवाकर, ये पहला ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क करा है आर्टिकल 38 का ये एक पार्ट है। उसी के अंदर एंड लगाकर येलो कलर से जो मैंने मार्क करा है वो दूसरा पार्ट है। ध्यान से समझना, ये जो दूसरा पार्ट है मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ वाला,
इसको ऐड करा गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। कौन लेकर आया था ये 44th अमेंडमेंट एक्ट? हेडेड बाय मोरारजी देसाई। ठीक है श्रेया, ही इज योर फ्रेंड, है ना, श्री मोरारजी देसाई जी। श्रेया यहाँ पर ना किरदारों को पिताजी से भी ज़्यादा इज्जत देनी पड़ेगी, पता है, तभी लवासना का कार्ड मिलेगा, वो पैसों से नहीं खरीदा जाता है। आगे आर्टिकल 39 टू सिक्योर, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। ये एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या होता है? अक्सर इस टर्म को बचपन से लेकर अभी तक हम अखबारों में, एनसीईआरटी में, सिविक्स की एनसीईआरटी में हर जगह देखते रहते हैं। क्या मतलब होता है इसका एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड? सिंपल बोलो भाई, रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त करना सरकार के द्वारा सबके लिए, कोई भी भूख से ना मरे, कपड़े हों सबके पास, और मिनिमम हाउसिंग कंडीशन हो। और इसके लिए हाउसिंग कंडीशन के लिए सरकार क्या चलाती है? मील के लिए प्रोविज़न चलती है, कपड़ों के लिए कोई प्रोविज़न नहीं चलती, मानते हैं हम, ठीक है, लेकिन वो लाइवलीहुड की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि कमाई का साधन हो, उसी से इंश्योर हो जाता है। हाँ, अब लाइवलीहुड के लिए सरकार योजनाएं किस किस फॉर्म में चलाती है? हाउसिंग देने के लिए चलाती है राज्य की सरकारी यूनियन आवास योजना, हाउसिंग कहते हैं ना इसको, आवास योजना रहने के लिए। अब इसमें वो मत लिख देना मयूर कि दिल्ली के अंदर 1 रुपये देकर रैन बसेरा में रह लो, ठीक है, कंबल भी मिलेगा, तकिया भी मिलेगा, टेंट भी मिलेगा, ठीक है, मच्छरदानी भी मिलेगी, ये वो नहीं है। परमानेंट आपका हाउस होना चाहिए। इसके लिए आपको पता है ना कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर डीडीए की स्कीम होती है, आपको फ्लैट मिल जाते हैं, और सरकार भी आपको फ्लैट वगैरह बनाकर वो देती है ना, जो कि ऐसे होते हैं श्रेया, घुसते ही पहले तो स्टोर रूम लगेंगे, दूसरा कमरा तो होगा ही नहीं, खत्म घर, ठीक है। उसके बाद आवास योजना और लाइवलीहुड योजना जो होती हैं वो सबसे पॉपुलर मैं आपको बता देता हूं, जैसे मनरेगा की फॉर्म में। श्रीकांत, इसके बारे में सुना आपने? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट, ठीक है। एंड मील स्कीम अगर हम लोग बात करें वो तो अलग अलग प्रकार की चलती हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो लार्जेस्ट मील स्कीम पूरी दुनिया में जो हमारे देश में चलाई जाती है वो क्या है? मिड डे मील स्कीम। श्रेया कभी खाना खाए यहाँ पर बैठ के? नहीं खाया श्रेया? नहीं, तुम्हें शर्माने वाली बात क्या है? क्या बुरी बात है मिड डे मील स्कीम का खाना खा लोगे तो? अच्छा, नहीं खाया ना? अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो खाओगे? हाँ, नहीं, मैं पता है क्यों पूछ रहा हूँ, दिल खुश कर देता हूँ, अभी मैं बता देता हूँ। लबासना से जब भारत दर्शन की यात्रा पे भेजते हैं ना हमें, और सबसे पहले जो हिमालयन ट्रैकिंग होती है, वहाँ पर आसपास के गाँव के अंदर जो भी स्कूल होते हैं और मिड डे मील स्कीम चल रही होती है, वहाँ हमें बीइंग अंडर ट्रेनिंग जो होता है, हमें मील उनका चेक करना होता है, और बहुत बार अलग अलग दिन पर सरप्राइज विजिट कर कर खाना होता है उनके साथ बैठकर। और एक और बात, डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आईएएस ऑफिसर हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते हैं तो वहाँ पर भी टाइम टू टाइम सरप्राइज विजिट करके हमें खाना वगैरह खाना होता है, लेकिन बहुत प्योर तरीके से बनता है। यहाँ पर कुक की ट्रेनिंग होती है, डबल आरओ का प्योरीफाइड वाटर होता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। और जो दूध होते हैं ना, जो टेट्रा पैक में बहुत सारे स्कूलों में बांट जाते हैं, इसकी इंप्लीमेंटेशन अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार से होती है, 19-20 का फर्क होता है, लेकिन खाना A1 क्वालिटी का होता है। दूध को एक्स्ट्रा बॉयल करके एक्स्ट्रा प्रोटीन न्यूट्रिशन रिच बनाकर फिर टेट्रा पैकेज में उनकी पैकेजिंग करके बच्चों को पिलाया जाता है, ताकि उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, है ना। आप अवेयर हो गए इस चीज़ से श्रेया, है ना। यानी कि आप एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का कंसेप्ट अच्छे से जानते हो, वेरी गुड। उसके बाद अगला आर्टिकल 39 के क्लॉज बी में है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। मटेरियल रिसोर्सेज मतलब क्या? एक प्रकार से ये पार्ट 1 के साथ ही कनेक्टेड है। बेसिक तो होता है फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, इसके साथ ना लेकिन 2 चीज़ें और जुड़ गई हैं रीसेंट उसमें रिसेंट ईयर्स में। पहले हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान बोलते थे ना, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। अब बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ 3 ना होकर 5 हो गई हैं। बताओ 2 और कौन सी होती हैं?
वेरी गुड। हेल्थ एंड एजुकेशन, और ये सबको अगर प्रॉपर वे में सुनिश्चित करा जाए तो इंसान क्या बन जाता है, उसकी क्या हो जाती है बताओ मयूर? काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं इकोनॉमिक्स के अंदर। वेरी गुड, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंसान कहलाने के लायक इकोनॉमी के लिए एक प्रोडक्टिव एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है श्रीकांत? इकोनॉमी के लिए एक प्रोडक्टिव एसेट बन जाता है। अब प्रोडक्टिव एसेट कौन होता है? दो प्रकार के पर्सन है। एक श्रीकांत आपके जैसा है जो 9 बजे बैठ के क्लास ले रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, यूपीएससी में अपना सर मार रहा है, वो चाह रहा है कि अपना फ्यूचर सिक्योर करना। एंड कोई इसी टाइम पर कोई दूसरा पर्सन होगा जो कि इंडिया के लिए जैसे आप वरदान हो, वो कोई शराब होगा। इंस्टाग्राम की बैठ के रील्स चला रहे हैं, अपने निब्बे निब्बियों से बातें कर रहे हैं, है ना। तो प्रोडक्टिव एसेट बेसिकली क्या है कि अगर इनिशियल लेवल पर बंदों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, देश में नागरिकों के ऊपर इनिशियल लेवल पर खर्चा अगर करा जाए, दे शुड गिव इन रिटर्न जो इकोनॉमी को आगे बढ़ावा देने के लिए उनकी जो मेहनत है, फिर चाहे वो इस देश में बैठ कर हो या देश के बाहर इस देश का नाम ऊंचा करने के ऊपर हो, उसको कहते हैं कि इंसान ना रहकर एक श्रेया प्रोडक्टिव एसेट बन जाता है इकोनॉमी के लिए। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं अर्पित ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों कहते हैं श्रेया? ह्यूमन मतलब इंसान, कैपिटल मतलब आपने उनके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करा, कुछ खर्चा करा, ठीक है, एंड उनका आपने बेसिक जो फॉर्म है वो चेंज कर दिया। अब वो पहले की तरह नहीं रहे, अब वो एक प्रोडक्टिव एसेट बन चुके हैं। उन्होंने अपने आप को इतना सक्षम और इतना काबिल बना लिया है कि कहीं पर भी वो जाएंगे तो हज़ारों लाखों रुपए की नौकरी उनका इंतज़ार कर रही होगी, प्लस दे हैव द कैपेबिलिटी टू लीड द कमांड्स ऑफ द इकोनॉमी टू इट्स कमांडिंग हाइट्स। ठीक है, ये हर एक इकोनॉमी का एम होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचना कि हमारे देश का होता है, हर एक इकोनॉमी का एम होता है, हर एक कंट्री का एम होता है अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये बात इनकम्प्लीट है। आप इसको कैसे कंप्लीट करोगे? मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं ऐसा बोल दूँ तो ये बात कंप्लीट है ना मयूर? इन फ्यू हैंड्स, गिने चुने हाथों में नहीं होनी चाहिए, है ना अर्पित? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अगला, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। इसको कैसे इंश्योर करा जाता है? जेंडर क्या? हाँ, उसको पहले बेसिकली बैलेंस आउट करके, और उसके लिए प्रोविजन जैसे क्या चलती हैं? मैटरनिटी लीव, एक नया कंसेप्ट चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज में, मैंने आपको बताया था, जल्दी बताओ। मेंस्ट्रुएशन लीव, पीरियड्स लीव। नहीं मतलब उससे इंस्पिरेशन, हिंदुस्तान में तो अभी आपको पता ना अरसा लगेगा अभी एक। नहीं देखो, एक आध जगह पर आए तो हम ठीक है, आ गए, उसकी वेव आ गई है, ठीक है, पूरी जगह पर होना चाहिए, हर जगह पर ही होना चाहिए, ठीक है, मेजॉरिटी होनी चाहिए। और इसके अलावा मर्दों को क्यों पीछे छोड़ना? सारे मर्द जाले में श्रेया सुगंधा, उनको भी तो कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा ना कि काम की ज़रूरत, छुट्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब एक कंसेप्ट आता है कि अगर औरत को काम पे जाना चाहे, वो अपने मर्द को छुट्टी दिलवा सकती है, और जिसको हम लोग कौन सा कंसेप्ट कहते हैं? पैटर्निटी लीव। वो बच्चा संभाल लेगा, ठीक है, मिल्क पाउडर वाला दूध पिला लेगा उसको, और थोड़ा बहुत खुद भी चाट लेगा मिल्क पाउडर, ठीक है, वो हाल है। अगला, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज। कुल मिलाकर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ही हो गया एक प्रकार से। वर्कर्स की हेल्थ और स्ट्रेंथ को कैसे सुनिश्चित करा जाता है? इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज में तो बहुत अच्छे कानून, लेकिन क्योंकि हम ये हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो श्रीकांत आपको पता है ना कि फिक्स वर्किंग आवर्स कंडीशन फिक्स करना, श्रेया आपको मार मूर के ऑफिस में बिठा लेते हैं क्या कि ओवर टाइम कर कैसे नहीं करेगी? नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। अर्पित आपके साथ ऐसा होता है क्या कि बांध दिया आपको चेयर से, कैसे नहीं करेगा ओवर टाइम?
अपनी मर्जी है कि नहीं? तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाई है? शुभ किससी दो डीपीएसपी को, क्लॉज ई को, ठीक है। आगे क्लॉज है, लास्ट है 6 पार्ट इसका। अच्छा एक बात बता देता हूँ, एक रूल बता देता हूँ श्रीकांत, अर्पित, सब लोग सुनो। ये जो जैसे अर्पित ABCD करके लिखा होता है ना क्लॉज, क्लॉज को हमेशा ऐसे ही बोलना। कभी कभार क्लॉजेस देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अर्पित ऐसे भी दे रखे होते हैं 1 2 3, तब वो वैसे बोलना, इसका बेसिक टेक्स्ट चेंज मत करना। एग्जामिनर ना इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दे लेता है, ठीक है। अरे एक बारी ना क्या हुआ था, मैंने एक पेपर देखा था, एक क्वेश्चन देखा था यूपी का, जो यूपी PSC का पेपर था, और मैंने गलती कर दी थी उस पेपर के अंदर। वो बहुत फैक्चुअल था, गलती होना लाजमी था उसके अंदर। उन्होंने क्या करा श्रेया, कोई एक आर्टिकल दिया ऐसे ही, मतलब मान लो चलो इसको मान लेते हैं, मुझे क्वेश्चन अच्छे से याद नहीं है, आर्टिकल दिया, इसी को मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 39। अब उन्होंने क्या करा, एक ऑप्शन में A दे रखा था, फिर से 39 दे रखा था, एक ऑप्शन में 1 दे रखा था। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने वो 39 नहीं थे, समझ जाओ। अब मुझे जो याद था ना, मैं वो भूल गया इस ऑप्शन को देखकर, इसके चक्कर में कि ओरिजिनल लक्ष्मीकांत के अंदर क्या लिख रखा था, वो A था कि 1 था। तो मैंने कहा ज़्यादा चीज़ें यार ऐसी होती हैं ABCD वो करके, मैंने इसको मार्क कर दिया। मतलब मैं घर पे ही बैठ के सॉल्व कर रहा था उस पेपर को, और वो गलत हो गया, वो एक्चुअली 1 था। तो यानी कि अगर कीज़ के अंदर प्रिसाइज तरीके से अगर आंसर की निकल रही हैं तो, और ऑप्शन भी देखो ना कितना क्लोज है, यानी कि हमें हमारी सिटी गुल हो सकती है, और पढ़ा पढ़ाया ज्ञान जो है श्रीकांत हमारा वेस्ट हो सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं श्रीकांत कि जो बुक में लिख रखा है हमें उसको एज इट इज़ पहले से होमवर्क करके वैसे ही प्रिपेयर करके जाना चाहिए। ये बातें मैं अभी से इसलिए बता रहा हूँ श्रेया, प्रीलिम्स के अंदर 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड कीमती होते हैं। एक ज़माना था जब लोग बोलते थे कि 3 राउंड्स के अंदर प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर लो। अब पहले से लेकर 100वें क्वेश्चन तक भी अगर आप पहुंच जाओ ना पूरा का पूरा रीडिंग देखिए 2 घंटे के अंदर, वो बहुत बड़ी बात है। प्रीलिम्स का पेपर बहुत लेंथी आता है। याद है वो मयूर 6 मार्क्स एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन, पूरा एक पेज घेर लिया था उस क्वेश्चन ने, पूरा एक पेज। 5th के अंदर यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, ये जो लास्ट पॉइंट है F, कौन सा वाला, यही हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन जो है, ये सॉरी अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसको सुनिश्चित करना। ये वाला जो लास्ट पॉइंट है F प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 39, इसको इट वाज मॉडिफाइड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और कौन लेकर आया था इसको? यस, ठीक है। तुम लोग का मन नहीं करता ना प्रधानमंत्री को इज्जत देने का, वैसे सिर्फ बताना है ना श्रेया, मयूर है ना जानबूझ कर हरकतें करते हो ना इसकी ऐसी, जैसे मैं नहीं सुधरता सच्चाई के रखवाले के पीछे, है ना, जैसे तुम भी नहीं सुधरते। नहीं बात भी तुम्हारी ठीक है, नहीं बात भी ठीक है तुम्हारी कि जब टीचर ही ऐसा है तो हम लोग क्यों फिर सीरियस हो जाता है ना आगे देखते हैं, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 39A, आर्टिकल 39A कहता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ये फ्री लीगल एड क्या होती है? मतलब पट्टी बांधने की चोट लग गई किसी को तो वेरी गुड, कोई भी केस अगर हो जाए, सिर्फ लॉयर की बात नहीं होती। अर्पित आप एक चीज़ जानते होंगे, अपने यूपी और एमपी में बड़े सारे कुछ चेंबर्स बने हुए हैं जिसमें हम गरीबों की मदद करी जाती है, सरकारी संस्थाएं होती हैं, वो प्रॉपर केस समझाते हैं, लोगों को मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं, है ना, ये बताते हैं कि तुम्हारे खिलाफ अगर ये वाली वारदात हो गई, एक्सीडेंट हो गया था, तो तुम कौन सी बॉडी के पास जाकर अपील करो, तुम्हें कलेक्टर ऑफिस जाना है कि SDM ऑफिस जाना है कि DCP से बात करनी है, DSP से बात करनी है, होता है ना ऐसा फ्री लीगल एड के अंदर जैसे। और पता है क्या है यार, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसी के ऊपर श्रेया GS पेपर 4 हमें ठोकता है इसलिए तरीके से कि जो लोग जानते ही नहीं, जैसे कहते हैं UPSC उन्हीं का निकलता है जो जड़ से जुड़े रहते हैं, किताबी कीड़ों का आज तक क्लियर नहीं हुआ, UPSC प्रीलिम्स मेंस तो हो जाता है, UPSC और इंटरव्यू के अंदर तो ठुक जाते हैं, वो कभी उनकी रैंक नहीं आती। ज़मीन में ग्राउंड लेवल को चीज़ें हमें जाननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप में से जो लोग अगर वर्किंग वैसे नहीं है, जो ग्राउंड लेवल के साथ कभी इन्होंने काम नहीं करा, वो नहीं करा, बहुत सारी चीज़ें आपको भी तो नहीं पता है कि अगर कोई वारदात होगी तो कैसे कंप्लेंट करनी है, कहाँ जाके कंप्लेंट करनी है कि नहीं।
कहने को हम लोग तैयारी कर रहे हैं मयूर यूपीएससी की बहुत सारी चीज़ें कि हमें कौन सी अथॉरिटी के पास जाकर अप्रोच करना है, किसको क्या करना है, अगर कुछ हो जाए, बारिश में किसी का घर गिर जाए या कोई एक्सीडेंट कर दो, आप किसी की स्कूटी ठोक दी आपने, कुछ हो गया, वो पर्सन जाने नहीं दे रहा, रोड पे खड़े होके क्या करो क्या ना करो, किसी की कोई भी बात है, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो गया, ज़बरदस्ती किसी के घर में कोई लोग घुस गए, बैंक ने आपको आपकी जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया, कुछ भी कर लिया, मतलब आपको पता ही नहीं है ना कि करना क्या है। बताओ, एक्सेप्ट करते हो 90% लोग, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको अभी पता ही नहीं है कि अगर किसको कॉल करना है। अब ये फ्री लीगल एड जो होती है, अब हम तो ले नहीं सकते, अगर ऐसे नहीं, मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि हम तो अब ऐसे करके ले नहीं सकते, तो इसके लिए सरकार ने बड़े सारे जो है ये चेम्बर्स खोल दिए हैं, जगह होती हैं इसके लिए, ऑफिसेज होते हैं, हर जगह आपको वो मिल जाएंगे, यानी आपकी वो पूरी हेल्प इत्मीनान से शिद्दत से करते हैं, समझाते हैं कि देखो इसको चिट्ठी लिखना, इससे अगर मिलना, तुम पहले जाकर ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करो, फिर हमें आना, हमें दिखाना, ताकि लोगों को कानून और इतना कॉम्प्लिकेटेड जो संविधान की प्रोविजंस हैं उसके बारे में पता लगे। अब इससे एक सेकंड, हाँ, जागो ग्राहक जागो, इसी का नारा एक प्रकार से। एक बात और कंप्लीट करने दो, जो आप बोलने वाले उसको बैक ऑफ द माइंड रेडी रखना। यार एक बहुत अचंभित वाली बात नहीं है श्रीकांत, सोच के देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ कुछ केसेस जाते हैं जिसमें यह बोला जाता है कि ट्राइबल लोगों ने कंप्लेंट करी है कि हमारे एरिया से हाईवे या फिर रेलवे ट्रैक निकल रहा था। यार श्रेय, बहुत ही यूनिक बात नहीं कि ट्राइबल लोग हो तो झिंगा लाला हु करते रह जाते हैं, उनको कैसे पता कि यहां पर कोर्ट जाना था, वो जाना था। अब मैं बताता हूं, इसके पीछे दो कारण होते हैं, ट्राइबल लोगों को सच में नहीं पता रहता, लेकिन जो ये गलत होते हुए देख रहा होता है ना, एक वकील ना उनके ग्रुप को इकट्ठा करता है, उनसे बोलता है क्या तुम, अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर न्यायालय में बोलूं, इंसाफ दिलवाऊं, तुम्हें पैसे दिलवाऊं, तुम्हें जगह दिलवाऊं, क्या तुम ये जाकर बोलोगे, कबूलोगे कि तुम्हारा फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन करवाया गया है, तुम्हारे एरिया से, तुम्हारी जगह से तुम्हें डिस्प्लेस करा गया है, एंड तुम्हें रिहेबिलिटेट नहीं करा गया है, रेलवे ट्रैक तुम्हारे एरिया से निकाला गया है, हाईवे निकाला गया है, क्या तुम साथ दोगे इस चीज़ में? अब आप कहोगे ये क्यों मदद कर रहे हैं, फ्री में केस लड़ते हैं, जबकि इनको एक तो करियर का बूस्ट मिल जाता है, नाम हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, है कि नहीं? और ऐसे जो लोग होते हैं, और ट्राइबल लोगों का जब भी कोई केस आता है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर एक रूल चलता है, रूल इन द सेंस कोई लिखावट नहीं, वो एक कन्वेंशन चलती है एक तरीके से, क्योंकि ये वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इनके केस को, सारे केसों को पीछे सरकार के सबसे पहले कोर्ट इनको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वकील को स्टैंडिंग मिल जाती है, एक हियरिंग के अंदर तो सुनवाई होती नहीं है। एंड जर्नली ये वाले केसेस होते हैं सेंटी करने वाले केसेस, औरत के केस हो गए, ट्रांसजेंडर के केस हो गए, ट्राइबल के केस हो गए, कोर्ट क्योंकि जानता है डिसीजन सोच समझ के देना पड़ेगा, एंड हम जानते हैं, ठीक है भाई, औरत और ट्रांसजेंडर्स के एक मिनट के लिए टॉपिक को हटा दो, लेकिन ट्राइबल के झुकाव में, क्योंकि ट्राइबल ऐसे थोड़ी ना आ गए होंगे कोर्ट में कंप्लेंट करने और टाइम वेस्ट करने, कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ होगा, एंड क्या पेनल्टी लगती है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर कितने कितने करोड़ों की पेनल्टी लग जाती है, और वो फिर इनकी भलाई में पैसा खर्च करा जाता है, बिकॉज स्टिल दे आर अनफेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ मनी श्रेया, उनको नहीं पता नोट पैसा और गांधी की शक्ल क्या होती है नोटों पे। एंड इसी के लिए जो एक नारा है ना, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक एंड जागो के अंतर्गत ही मयूर हर किसी को अवेयर करवाया जाता है, सिर्फ ये फ्री लीगल एड नहीं, मतलब हर चीजों से, अगर वो हर चीजों से अवेयर हो गया, वैसे भी वो फ्री लीगल एड ही तो एक प्रकार से। अगर आपके घर पे आप एक मदर डेयरी के बूथ से जाकर, अमूल के बूथ से लेकर जाकर आप एक दही का डब्बा लेकर आए हो, उसके अंदर कुछ चीटे निकले, कुछ चीटियां निकली, आपने उनको कंप्लेंट करी, फोन करा कि भैया ऐसा ऐसा था, तो जो बूथ वाला है वो बोल रहा है कि आप मैडम, यस सर, डायरेक्टली कॉल लगा लो अमूल या मदर डेयरी का उस फैक्ट्री में, आपने कॉल करा, वो मानने को तैयार नहीं है, आपको मैं गारंटी कह सकता हूं कि आपको मैकेनिज्म नहीं पता कि कहां कंप्लेंट करनी है। आपको कंज्यूमर कोर्ट का कंसेप्ट तो पता है, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में अपील करने का, कंप्लेंट करने का क्या वो होता है। ये जो आपका बैलेंस काट लेते हैं एकदम से एयरटेल वाले, जियो वाले, ऐसी बहुत हरकत होती थी पहले, अब बंद हो गई है फाइनली जाकर, एकदम से बैंक वालों ने आपका एनरोल कर दिया, आपको इंश्योरेंस में आपके 5-5 हज़ार रुपये महीने के कटने लग गए, आपको पता ही नहीं है कि कंप्लेंट क्या करनी है जाकर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 39A का, ये आर्टिकल 39A की मदद से ये हमें बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है सोशली। एंड श्रेया, इसके ऊपर मैं इतनी डिटेल में सौगंधा इसलिए डिस्कशन करवा रहा हूँ, ये आपको जीएस पेपर 2 एंड एथिक्स में काम आएगा बहुत ज़्यादा ये वाला प्रिंसिपल। और श्रेय से अच्छी खासी इंट्रोडक्शन बहुत सारे एंगल से मिल गई होगी आपको।
अगर आपको सोसाइटल एंगल से कोई क्वेश्चन निकला है तो जीएस पेपर के अंदर सोसाइटी के पेपर में भी, सोसाइटी के क्वेश्चंस में भी ये वाली चीज़ें लिख सकते हो आप। दिस डायरेक्टिव वॉज अगेन एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। कौन लेकर आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट को? आज नहीं मिस आया तुमने दांत चिरे। आगे यहां तक समझ में आया सबको? 38, 39, 39 है। कोई दिक्कत श्रीकांत? कोई भी ऐसी चीज जो सर के ऊपर से जा रही हो? पक्का समझ में आ रहा है? थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो ना? मतलब आगे आर्टिकल 41, टू सिक्योर राइट टू वर्क। अच्छा, ये राइट टू वर्क क्या होता है? मैं काम करूंगा, हैं? मयूर फावड़ा लेके रोड पे पहुंचोगे, खोदना स्टार्ट कर दोगे, काम कर रहा हूं मैं। हर किसी को काम करने का अधिकार है, लेकिन कोई काम करना चाहता है तो फिर कैसे होगा ये राइट टू वर्क? इसी को इस पॉइंट, एक सेकंड, इसको इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करके आप बता दो। अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, शाबाश। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट, हाँ, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो कि हमारे देश में चलती है पूरी दुनिया में, श्रीकांत कौन सी है? लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो हमारे देश के अंदर चलती है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम है हमारी, वो कौन सी है? अर्पित कौन सी है? मनरेगा। वेरी गुड। राइट टू एजुकेशन, ये तो एक्ट भी है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसी के लिए वो प्रोग्राम है मनरेगा। ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, इसके लिए बड़े सारे एक्ट्स वगैरह होते हैं, है ना। ओल्ड एज के लिए और ज़्यादा प्रावधान जैसे होता है या कुछ भी होता है, फ्री इलाज करना। एंड अर्पित, आपको एक चीज़ पता होगी, आपने भी सुना होगा मयूर, इनकम टैक्स के स्लैब्स जब हर साल बजट के अंदर आते हैं ना, तो बुजुर्गों के लिए वो कम रखे जाते हैं, है ना। भले ही उनकी इनकम बहुत ज़्यादा भी हो, लेकिन एक एज कैटेगरी का बेनिफिट देते हुए उनके इनकम टैक्स स्लैब कम कर दिए जाते हैं, राइट। उसके बाद टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये जस्ट क्या होता है? जस्ट एंड ह्यूमन का एक ही मतलब होता है, फेयर, एंड जिस भी चीज के अंदर ऑनेस्टी हो, राइट। तो कुछ ऐसी प्रोविजन बनाना जो कि काफी फेयर हो फॉर द कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करना। अब ये फेयर कंडीशन मतलब क्या? एक विमेन है, उसको जॉब पे रखा के बोल करके 8 घंटे के तुम्हारे वर्किंग आवर्स होंगे, और एक मेल एम्प्लॉई है, सेम पोस्ट पर है, सेम ऑफिस के अंदर इतना काम करना पड़ रहा है, 2 घंटे इससे एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है, ये बोलकर कि मैडम आपका काम तो बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है, आपकी वजह से कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, आपको डील करना बहुत अच्छे से आता है। सिर्फ इस बेसिस पर 2 घंटे बढ़ा देने चाहिए? श्रेया बताओ। बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन फिर इसके भी 8 घंटे करके दिखाओ ना। रूल तो सबके लिए सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ठीक है। एंड मैटरनिटी रिलीफ क्या होती है? ये कब मिलती है? आप दो चीजें अलग अलग बोल रहे हो, प्रेगनेंसी लीव और मैटरनिटी रिलीफ, वो अलग है, पीरियड्स लीव भी अलग है। क्या डिफरेंस होता है श्रेया इसके अंदर, प्रेगनेंसी लीव और मैटरनिटी रिलीफ? ये कब मिलती है? मतलब मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ, प्रेग्नेंट होने के टाइम पर मिलेगी या बच्चा हो जाएगा तब मिलेगी? एक सेकंड, हाँ श्रीकांत क्या बोल रहे हो?
और बच्चा पैदा होने के बाद नहीं मिलेगी? मतलब जिस दिन मतलब डिलीवरी हो गई ये बोल दिया जाएगा श्रीकांत कल से तुम अगर ऑफिस नहीं है तो यू विल बी फायर्ड, तुम्हारा बच्चा रेड लाइट पे भीख मांगेगा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। बेसिकली मैटरनिटी रिलीफ ना प्रेगनेंसी पीरियड एंड पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड दोनों को इंक्लूड करके बोला जाता है। ये बच्चा कोख के अंदर तो वो मां नहीं है क्या? और होने के बाद डेफिनेटली उसको उस दौरान छुट्टियों की जरूरत है कि नहीं है, लास्ट के मंथ्स के अंदर और पोस्ट प्रेगनेंसी। बच्चा आज पैदा हुआ, श्रेय अगले दिन ऑफिस उठा के चल पड़ेगी बैग? उसके बाद आगे टू सिक्योर अ लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। यानी कि ये क्या है, जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज है ना वहां पर अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए वर्कर्स के लिए, एंड इतनी बेसिक मिनिमम वेजेस उनको मिल जाए जिसको आप बेसिकली कहते हैं ना कि कई सारे लेबर्स बहुत सारे इंडिया में काम करते हैं दिहाड़ी बेसिस पर, है ना। तो अगर दिन के बेसिस पर, डे के बेसिस पर भी सैलरी मिले ना, तो वो बेसिकली आपको क्या लगता है कैसी होनी चाहिए? हमें इन जो क्या कैसी होनी चाहिए? नहीं वो जो चीज़ ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो। यानी कि सारे इन सारी फैक्ट्रीज और आउटलेट्स को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की कैटेगरी के अंदर ला दो। याद है यार हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कम से कम ये ऐसे तो है कि बहुत सारे बेनिफिट्स ले पाएंगे, क्लेम कर पाएंगे, किसी के खिलाफ कंप्लेंट करनी तो कर पाएंगे, इनको स्लिप मिलेगी पूरी प्रॉपर। कम से कम एक कहीं चिट्ठे पर कहीं लिखा तो हो सब कुछ, है ना। एंड ओवर टाइम करने के पैसे मिले। एंड ये क्या लिखा हुआ है? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज वर्कर्स के लिए। अरे ठीक है, कोई चाय पिला दो, है ना, हो सके तो। हो नहीं चाय पानी क्या है, हो सके तो यार फिर बीड़ी का इंतजाम करा दो सबको 4 बजे दोपहर में, है ना। हाँ गुटखा दे दो, चलता है श्रेया ऑफिस में आपके सब? नहीं, श्रेया वर्क्स इन अ गुड एटमॉस्फेयर। श्रेया बीड़ी से सिर्फ पेट्रोल पंप को उड़ा सकती है और कुछ नहीं। आगे टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर, अच्छा ये आर्टिकल 43 था, ठीक है। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारे देश में एक चीज़ अलाउ कर रखी है। एंड एक मिनट रुक जाना ज़रा, 7th पॉइंट मैंने डिस्कस करा दिया क्या? नहीं, मेरे को आपको लिविंग वेज का मतलब बताना है 7th पॉइंट के अंदर। टू सिक्योर अ लिविंग वेज, सॉरी मैं भूल गया उसको। लिविंग वेज ना डिफरेंट होती है मिनिमम वेज से। अब ये जो चीज़ है ना, सच बता रहा हूँ मैं श्रेया, इसका भी टैटू बनवा लो सौगंधा, ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पेंडिंग है। ये वैसे तो पता है कहाँ दे रखा है लिविंग वेज और मिनिमम वेज? जो सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी है ना मयूर, याद है जो खत्म करवाई थी मैंने 12th में, जो 2 पार्ट थे जिसके 12th क्लास की, ये वहाँ दे रखा है। याद करो, हमने पढ़ा भी था एक पूरे का पूरा चैप्टर जो कि सोसाइटी में अलग अलग सेक्शंस के लिए था, वर्कर्स, विमेन, ट्रांसजेंडर, एसटी, एससी, ओबीसी, ट्राइबल पीपल, है ना, जिसमें सारे सेक्शंस की बात थी, वहाँ डिस्कस था ये, है ना। अब लिविंग वेज डिफरेंट है मिनिमम वेज से, विच इंक्लूड्स बेयर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। मतलब मिनिमम वेज के अंदर तो सिर्फ ये होता है कि बेसिक नेसेसिटीज जो लाइफ की हैं वो डिस्कस होता है, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान। इन एडिशन टू दिस बेयर नीड्स, बेसिक मिनिमम नीड्स, लिविंग वेज का कंसेप्ट जो होता है उसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, इन सब के बारे में भी बात होती है। फेयर वेज जो होता है, इट इज़ अ मीन बिटवीन, एक प्रकार से मीन एवरेज है ये लिविंग वेज और मिनिमम वेज का, ठीक है। ये फेयर वेज होता है, यानी कि ज़िंदगी गुजारा करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं जो कि अनिवार्य हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, नेसेसरी हैं, इनके एवरेज को अगर आप निकालो कि हमेशा 3+ थिंग्स होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, 2 चीज़ें और आ गई हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। इसने एक और ऐड कर दिया वैसे तो, इंश्योरेंस, ठीक है। अब ये इंश्योरेंस जो है मैं अभी आपको बता रहा था, ये कहाँ पर हो सकता है सिक्योर?
व्हेन यू आर इन रजिस्टर्ड या ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ठीक है। ये चीज़ें इंश्योर करना, और जब इसका एवरेज निकाला जाएगा ये निकलेगा फेयर वेज का कंसेप्ट, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये टिपिकल है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन एक बार में हो सकती है, तो आपको ये रेडी रहना चाहिए, प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर। ओके, वापस चलते हैं हम लोग पीछे। हाँ, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये है आर्टिकल 43A। आप देख रहे हो 43 के साथ ही कनेक्टेड है, वो भी वर्कर्स के बारे में बात कर रहा था, ये भी वर्कर्स कैसे इंडस्ट्रीज को मैनेज करेंगे, यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर वो अगर काम कर रहे हैं तो ये डीपीएसपी कहता है कि वो कोई गुलाम नहीं है, वो कोई नौकर नहीं है वहाँ पर। इंडस्ट्रीज के जो डिसीजंस हैं ये भी उनसे पूछ के लिए जाने चाहिए। अब बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बेसिक यूनिट होता है जो कि इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हमारे देश में वो अलाउ है जस्ट बिकॉज ये जो आर्टिकल है डीपीएसपी के अंदर गिवन है 43 है, इसकी वजह से। वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। वर्कर्स यूनियन कहते हैं ना, इनकी यूनियन वर्कर की काफ़ी स्ट्रेंथ होती है। अगर ये स्ट्राइक पर बैठ जाए, कोई बैठ जाए, तो मालिक को आकर फिर बात करनी पड़ती है, धरना प्रदर्शन अगर करने लगे तो, है ना। ये जो डायरेक्टिव है ये ऐड करा गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये जो और 8A जो है, व्हाट इज दिस 8A, ये इन्होंने पता नहीं क्यों लिख दिया यहाँ पर। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक है। ये बस इतना याद रखना ये। आगे यस बिल्कुल, आप उसको चेक करना 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की जो 19 पॉइंट है ना, वहाँ पर मिलेगा आपको। उसके बाद टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, आर्टिकल 47। सरकारी अस्पतालों में बहुत सारे इलाज मुफ्त में होते हैं। इसी को देखते हुए मयूर बताओ दिल्ली सरकार की क्या स्कीम है इस डीपीएसपी के बेसिस पर, जल्दी बताओ। कौन सी जगह होती है वो, क्या इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो, क्या नाम होता है उनका, क्या जगह होती हैं वो, कहाँ जाना है उसके लिए। वेरी गुड, मोहल्ला की स्पेलिंग अगर मैंने गलत लिख दिया तो सॉरी, मेरे को नहीं पता। मोहल्ला क्लिनिक ये दिल्ली के अंदर होता है, दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है ये, ठीक है। श्रीकांत श्रेया, क्या होता है इसके अंदर मयूर, जल्दी बताओ इन लोगों को। टेस्ट जो होते हैं वो फ्री, दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं, लिमिटेड पेशेंट को देखता है, ठीक है। फैसिलिटीज़ कैसी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म्स में, हर चीज़ होती है, ठीक है। तो क्या अच्छा आइडिया, और ये क्या मैं कह सकता हूँ कि इसी के अंतर्गत ये करा गया। अच्छा, मतलब प्रेस करा इसको, है ना। अब मुझे एक बात बताओ श्रेया, मैं दिल्ली गवर्नमेंट का जिक्र या फिर इस एग्जांपल का जिक्र क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, बताओ। दिल्ली गवर्नमेंट का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ इस एग्जांपल के अंदर, मतलब मैं क्यों इसका जिक्र कर रहा हूँ। वेरी गुड, मैंने बताया था ना डीपीएसपी की रूल बुक होती है मयूर, उसी को देख देख के हर एक सरकार, अब सरकार का मतलब ये तो नहीं कि मैंने सिर्फ पीएम के कंटेक्स्ट में कहा था ये वाली चीज़। स्ट्रक्चर तो पूरे देश का सेम है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के राज्य की सरकारों के लिए अलग होता है। वो संविधान के दायरे से बाहर जाकर कोई भी चीज़ें कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो वो जो राज्य की सरकारें हैं, जैसे लाइक दिल्ली गवर्नमेंट इस केस के अंदर,
उन्होंने भी कोई भी इनिशिएटिव लिया है, वो लिया है डीपीएसपी के अंतर्गत। अब श्रीकांत इन सबको लिंक कर दो एक बार के लिए ज़रा, ये जितने भी मैंने ये जो मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, वर्कर्स यूनियन, मनरेगा, मिड डे मील स्कीम, अब श्रेय इतनी बात तो क्लियर होगी जो मैं आपको बता रहा था, हर एक एक्ट, पॉलिसी, इनिशिएटिव कुछ भी अगर आता है ना, वो डीपीएसपी से पक्का कहीं ना कहीं लिंक होगा। बस आज के बाद आपको यही एक एक्सरसाइज थी जो मैंने यहाँ पर करवाई। कभी भी आप किसी एक्ट या पॉलिसी को कहीं पर भी पढ़ोगे, आपको सबसे पहले अपनी बेसिक नॉलेज को लेकर जाना है दिमाग के अंदर कि ये पक्का किसी न किसी डीपीएसपी के साथ लिंक होगा। एंड में जाके पता है जो आप इसके नोट्स बनाओगे ना श्रेया, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ मेकिंग नोट्स इन दिस डीपीएसपी, पता है क्या होगा? लास्ट में जो करंट अफेयर के कंपाइलेशन आएंगे ना, जो पॉलिटी की जो मैगजीन होगी और जो गवर्नमेंट स्कीम से जो डॉक्यूमेंट निकलेगा, श्रीकांत हमें करना क्या उसके अंदर मयूर, सारे की सारी स्कीम्स को उठाना है, डीपीएसपी सामने रखने हैं एंड बस यहाँ पर लिखते चलने हैं। उससे होगा क्या, प्रीलिम्स के अंदर एक तो हमारी तैयारी ठोस बिल्कुल, स्टैटिक की भी और उसके साथ जुड़े हुए करंट अफेयर की भी, सारे एक्ट्स, पॉलिसीज जितने भी श्रेय 1 साल के अंदर आ रखे होंगे हमारे सारे कंप्लीट, प्लस हमारे मेंस के अंदर हमारे पास जीएस पेपर 2 पीएसआईआर के अंदर और जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के आंसर्स में रेडीमेड आंसर्स हैं हमारे पास अवेलेबल, और वो भी बहुत क्वालिटी के इंट्रोडक्शंस। ये फायदा है इससे, समझ गए? अभी के लिए लेकिन बेसिक नोट बनाओ इसके, बाद में स्टिकी नोट लगाते चलेंगे, जो जो एक्ट होगा बगल में हर एक डीपीएसपी लगा लेंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।